हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, खुश रहें, मस्त रहें। हम अपना टॉपिक मनोविज्ञान है उसके बारे में चर्चा करें। साइकोलॉजी वो हमने स्टार्ट किया हुआ, हमने कई यूनिट है वो कंप्लीट कर लिए, लगभग 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए। कल हमने चिंतन और समृद्धि है उसके बारे में चर्चा की थी, यानी चिंतन कौन सी प्रक्रिया है, किसके माध्यम से होती है, कौन कौन सी बातें इसमें जरूरी होती है। और दूसरा हमने पढ़ा था मेमोरी, यानी कोई व्यक्ति है किसी बात को कितने समय तक याद रख सकता है, समकालीन है, अल्पकालीन है या दीर्घकालीन, कितने समय तक वो किसी भी बात को याद रख सकता है। उन बातों को जो याद रखता है उसी के अनुरूप उनमें क्या है टाइम पीरियड रखा गया है, उस टाइम पीरियड के अनुसार क्या है ये अवधारणाएं हैं, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन और समकालीन की दी गई। आज हम नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जो कौन सा आता है, बाल विकास। कौन सा आता है, बाल विकास। तो बाल विकास है ये हमारा छोटे से बालकों के बारे में चर्चा करते हैं। बालक जो होता है उसकी शेष अवस्था होती है और कौन से किशोरावस्था होती है, और अगर हम बात करते हैं जब गर्भ में होता है गर्भावस्था होता है, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं यानी बालक के विकास की अवधारणा का अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। तो बाल विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाल विकास जो है यानी बालक के विकास, बालक का जीवन काल है वो माँ के गर्भ में आने के साथ स्टार्ट हो जाता है। बालक का जो विकास है यानी बालक के जीवन की प्रक्रिया है वो जब वह माँ के गर्भ में आता है तब से स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पौधा जो होता है वो छोटे से बीज के रूप में अंकुरित धारण करता है और उसके बाद में एक विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार जो बालक होता है वो माँ के गर्भ में आकर छोटे से बीज के रूप में एक निषेचित होता है और उसके बाद में एक अंडानुमा संरचना बनाकर बाद में एक पूर्ण शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो जिस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है इसमें विभिन्न प्रकार के विकास के चरण होते हैं। इन विकास के चरणों का अध्ययन किया जाता है, इसे बाल विकास कहा जाता है। यानी बालक का विकास किस प्रोसेस के माध्यम से होता है, उसके विकास में कौन कौन सी अवधारणाएं आती हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास है गेस्टुला है, ब्लास्टुला है, एम्ब्रोला, इस प्रकार एक संरचनाएं बनती है और उन संरचनाओं के माध्यम से बालक जो होता है एक छोटे से जिस प्रकार अंकुरित बीज होता है उससे एक पौधा बनता है, उसी प्रकार एक छोटी सी अंडानुमा संरचना से बालक जो है वो एक शिशु का रूप धारण करता है और इस दृष्टि में जन्म लेता है। तो इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं प्रोसेस से गुजरता है, इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। यानी बालक के विकास का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। और मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। हमने शुरुआत में जब साइकोलॉजी स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ शाखाएं देखी थी, मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा स्टार्ट की। सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य है, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है, बाल है, किशोर है, प्रौढ़ है, सामाजिक है, औद्योगिक है, परा है, पशु है, निदानात्मक है, उपचारात्मक है और शिक्षा मनोविज्ञान। इस प्रकार हमने मनोविज्ञान की 14 शाखाएं देखी। इन 14 शाखाओं में जिस पर्पस के लिए जिस शाखा का प्रयोग किया जाता है वो उसी के अनुरूप उसका नाम रहता है। बालकों के विकास के अध्ययन की प्रक्रिया का अध्ययन हमें करना है, यानी बालक का विकास किस प्रतिरूप के माध्यम से होता है, कौन सी प्रक्रियाएं इसमें आती है, इसका अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यदि हम किसी वृद्ध व्यक्ति के बारे में, प्रौढ़ व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे तो कौन सी शाखा काम मिलेगी, प्रौढ़ मनोविज्ञान। कोई जो अगर डॉक्टर की बात करते हैं, पशुओं का डॉक्टर है, वो मनोविज्ञान की किस शाखा का प्रयोग करेगा, पशु मनोविज्ञान, यानी पशुओं के बारे में उसे चर्चा करनी, तो वह पशु मनोविज्ञान जो टॉपिक है वो उठाकर उसके बारे में अध्ययन करेगा। किसी बालक को किसी प्रकार की समस्या है, यदि हमें उसको उसके बारे में जानना है तो हम मनोविज्ञान की कौन सी शाखा का प्रयोग करेंगे, निदानात्मक शाखा है। यदि हमें व्यक्ति को पढ़ाना है, उसकी शिक्षा से संबंधित है तो कौन सा मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इस प्रकार जब बालक के विकास के अध्ययन की प्रक्रिया के बारे में हमें जानना होता है तो हम मनोविज्ञान की जो शाखा आती है बाल मनोविज्ञान उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बालक के विकास की प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ में आने से स्टार्ट हो जाती है और जब वह जन्म लेता तब तक चलती रहती है और विकास उसका निरंतर प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है। तो बाल मनोविज्ञान है वो मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो कौन सा आता है, बाल है, और दूसरा कौन सा है, मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आता है अपना बाल है और दूसरा मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल का अर्थ है सामान्य सी भाषा में बालक, और मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं कि मन या व्यवहार का विज्ञान। पीछे भी शिक्षा मनोविज्ञान हमने पढ़ी थी, वहाँ पर चर्चा की थी।
प्लेटो क्या मानते हैं? आत्मा का विज्ञान मानते हैं। डिकार्ट, अरस्तु, प्लेटो आदि के द्वारा सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को, अगर मनोविज्ञान की बात करते हैं, इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था, लेकिन परिभाषा मान्य होती थी। 19वीं शताब्दी में इसको अलग चेतना का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में अरस्तु के द्वारा और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अगर बात करते हैं, वाटसन है, प्रथम है, उनके द्वारा इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसके साथ अन्य मनोवैज्ञानिक शामिल। उसी प्रकार हम बात करते हैं बाल जो मनोविज्ञान है, उसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन, बालक के मन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? अपनी बाल मनोविज्ञान। और इसमें जो बालक होता है उसके विकास की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास जो है, इसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर शेष अवस्था है, और जब तक वह परिपक्व अवस्था धारण करता है तब तक अध्ययन किया जाता है। पहले इसमें क्या है? गर्भावस्था से शेष अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाद में समय परिस्थिति के अनुरूप क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं। फिर जो मनोविज्ञान की बाल विकास शाखा है, मनोविज्ञान की जो बाल मनोविज्ञान है, उसके अंदर विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो इसमें बालक जब गर्भ में आता है तब से लेकर जब शेष अवस्था धारण, तब से लेकर वह परिपक्व अवस्था धारण करता है, इन तीनों जो परिस्थितियां हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर शेष अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। और मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे बाल मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। अब हम इस बाल मनोविज्ञान है, इसके इतिहास की बात करते हैं। क्या यह भारत में सिद्ध आया? बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या भारतवासियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किए गए थे, या अन्य विभिन्न प्रकार के जो इस सृष्टि के मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा पहले भी प्रयास किए गए थे? हम इस मनोविज्ञान की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान, इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टालोजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं, पेस्टालोजी नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रदान किया गया 18वीं शताब्दी में। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र, इन्होंने क्या अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर एक प्रयोग किया और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। बेबी बायोग्राफी इनके द्वारा तैयार की गई, यानी इनका 3.5 वर्ष का एक बालक। इस बालक के ऊपर इन्होंने विकास की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा की और उसके ऊपर क्या प्रयोग किए, और उस प्रयोग के माध्यम से एक डायरी जिसे क्या कहा जाता है? बेबी बायोग्राफी। प्रश्न पूछ लिया जाता है, सर्वप्रथम किसके द्वारा बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की गई? 18वीं शताब्दी में अगर बात करते हैं, पेस्टालोजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया और उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर एक प्रयोग किया और जिसके माध्यम से उन्होंने क्या है डायरी तैयार की, जिसे क्या कहा जाता है? बेबी बायोग्राफी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में 19वीं शताब्दी में अब अमेरिका की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में स्टैनली हॉल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में स्टैनली हॉल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की स्टार्ट है वो किया गया था, यानी बालकों के अध्ययन के लिए एक आंदोलन किया गया था, जिसके जन्मदाता कौन से? स्टैनली हॉल है। तो बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल है, अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक चाइल्ड स्टडी सोसाइटी है, इन्होंने अपनी पुस्तक थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी है एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरी कौन सी आती है? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी संस्थाओं की स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या है? स्टैनली हॉल के द्वारा 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इनके द्वारा 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया था। इस आंदोलन के दौरान इनके द्वारा 2 संस्थाएं हैं, जिनको पुस्तक भी, इनके नाम पर पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी है और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी है और दूसरा कौन सा आता है? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टालोजी के द्वारा अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया गया और इसके द्वारा एक जो डायरी है वो तैयार की गई, जिसे क्या कहा जाता है? बेबी बायोग्राफी है। और इसके बाद में 19वीं शताब्दी में अगर हम बात करते हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल है, उनके द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई और उसके कारण से
इन्होंने वहाँ पर 2 संस्थाओं का निर्माण किया था। एक तो आती है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी अगर बात करते हैं चाइल्ड स्टडी सोसाइटी है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अमेरिका में स्टैनली हॉल का आंदोलन चला था। इसके परिणाम स्वरूप 1887 में सर्वप्रथम बाल गृह सुधार आंदोलन बनाया गया था। बाल सुधार गृह स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया था? न्यूयॉर्क में। तो सर्वप्रथम 1887 में बाल गृह कहाँ पर बनाया गया था? न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1887 में किया गया था। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर क्या है? अनेक पुस्तकों का प्रकाशन, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं वो आती है। कौन सी? बाल विकास। बाल विकास पर 20वीं शताब्दी में अनेक प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, जिससे लोग बाल विकास के बारे में जानने लगे थे। भारत में बाल विकास की अगर शुरुआत की अगर बात करते हैं कब से मानी जाती है, तो भारत में बाल विकास की शुरुआत सन 1930 में मानी जाती है। इसकी अगर बात करते हैं बिजू भाई जोधका है, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया था। कौन से आते हैं? बिजू भाई जोधका है, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया था। तो बिजू भाई जोधका के द्वारा भारत में बाल विकास के लिए प्रयास किया गया था। तो पहले पॉइंट कौन सा आता है? भारत में नहीं, पहले भी बाल विकास के लिए विभिन्न जो राष्ट्र थे उनमें विकास के लिए आंदोलन स्थापित किए गए थे। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं 18वीं शताब्दी में पेस्तालोजी के द्वारा अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया और उनके द्वारा बाल विकास के लिए क्या बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल के द्वारा अमेरिका में बालकों के विकास के लिए आंदोलन चलाया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? बाल अध्ययन आंदोलन है। इसके परिणाम स्वरूप बाल अध्ययन आंदोलन है, इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 2 संस्थाओं का निर्माण किया। 2 संस्थाएं सामने आती है, एक तो क्या आती है? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड सोसाइटी है, स्टडी सोसाइटी है। चाइल्ड सोसाइटी या चाइल्ड स्टडी सोसाइटी के नाम से क्या 2 संस्थाएं निकल कर आती है। इन संस्थाओं के माध्यम से 1887 में प्रथम बार न्यूयॉर्क में बाल जो गृह स्थापित किए गए थे। सबसे पहला बाल सुधार गृह कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1887 में और न्यूयॉर्क में यह स्थापित किया गया था। इसके बाद 1920 की अगर बात करते हैं, 1920 में आए और 1920 में आते आते इस बाल विकास पर अनेक प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। बाल विकास पर 20वीं शताब्दी तक आते आते विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था और भारत में 1930 में बाल विकास के बारे में क्या है? प्रथम बात हुई। और इसके जन्मदाता की बात करते हैं, भारत की शुरुआत लगभग कब मानी जाती है? भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में मानी जाती है और इसके जन्मदाता कौन से आते हैं? जोधका है। कौन से? बिजू भाई जोधका है। ये भारत में बाल विकास के जन्मदाता कहलाते हैं। तो बाल विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें गर्भावस्था से लेकर शेष अवस्था है और शेष अवस्था के बाद में क्या? बालक की जब तक परिपक्वता धारण नहीं कर लेता है तब तक उसके विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक बर्क नाम के मनोवैज्ञानिक थे। बर्क नाम के क्या है? मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनके द्वारा परिभाषा दी गई कि बर्क नाम के मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा एक डायग्राम संरचनानुमान बनाकर कहा गया था कि इसमें बर्क के अनुसार कहा गया था कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व है, अर्थात गर्भावस्था से बालक जब जन्म नहीं लेता है उससे पहले से, यानी बर्क कहते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। बर्क नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा इसकी परिभाषा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि इस शाखा के अंदर यानी बाल मनोविज्ञान की जो शाखा है इसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है और उन बालकों के विकास का अध्ययन किया जाता है जो जन्म नहीं लिया है, जो क्या है? जन्म से पूर्व है, यानी जो अभी गर्भावस्था में। फिर वो कहाँ पर आएंगे? शेषावस्था में आएंगे और उसके बाद क्या? किशोरावस्था धारण करेंगे और लास्ट में क्या है? परिपक्वावस्था तक आते हैं। तो उन बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो बर्क के अनुसार कौन सी परिभाषा है? जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था है, उसके बाद शेषावस्था आएगी यानी बाल्यावस्था या शेषावस्था है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बालक है वो परिपक्वावस्था की ओर चलता है। तो इन सभी अवस्थाओं का मिलकर जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान है और विकास की यह संरचना क्या कहलाती है? बाल विकास कहलाती है।
कौन सी कहलाती है? बाल विकास कहलाती है। तो सर्वप्रथम एक बार फिर देखते हैं कि बाल विकास कहा किसे जाता है। बाल विकास कहा किसे जाता है? कोई भी बालक है वो ऐसे नहीं, उसमें एक विकास की अवधारणा है, विकास की अवधारणा के अनुरूप उसका विकास धीरे धीरे होता है। तो बाल विकास है, उसमें बालक का विभिन्न परिस्थितियों से गुजरकर एक शिशु के रूप में इस सृष्टि में जन्म लेने की प्रक्रिया जहाँ से गुजरती है उसे बाल विकास कहा जाता है। और मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में पेस्टालोजी के द्वारा अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर एक प्रयोग किया गया था और उन्होंने बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी में अमेरिका में स्टैनली होल के द्वारा वहाँ पर आंदोलन चलाए गए थे। उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2 संस्थाएं निकल कर आती है, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी है और दूसरा कौन सा था? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थाएं हुई थी। इन संस्थाओं के माध्यम से 1887 में न्यूयॉर्क में प्रथम बाल सुधार गृह स्थापित किए गए थे और उनमें बालकों के सुधारने के लिए क्या वहाँ पर लाए गए थे। 20वीं शताब्दी तक आते आते बाल विकास और विभिन्न प्रकार की किताबें वो लिखी गई। विभिन्न प्रकार की किताबें आती हैं जिससे लोग जागरूक हुए थे। सभी को पता था कि हाँ, बालक विकास का एक ऐसी अवस्थाएं होती है, ऐसी अवस्थाओं से बालक गुजरता है। फिर अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में 1930 में बाल विकास के बारे में प्रथम बार विजूभाई जोतका के द्वारा प्रथम प्रयास किए गए थे। तो भारत में बाल विकास की अवधारणा स्टार्ट होती है। भारत में कौन सी होती है? बाल विकास की अवधारणा स्थापित होती है। इसके बाद बर्क नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा मनोविज्ञान की जो बाल विकास की है उसकी परिभाषा दी गई। तो उन्होंने कहा था कि बाल विकास के अंदर जन्म पूर्व से लेकर यानी गर्भावस्था से लेकर बालक किशोरावस्था तथा परिपक्वावस्था तक जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे बाल विकास कहा जाता है। मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन करते हैं उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं अपने, जेम्स ड्रेवर है। वो कहते हैं कि जन्म से परिपक्वावस्था तक जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये तो क्या कहते हैं? जन्म से किशोरावस्था फिर परिपक्वावस्था यानी शेष अवस्था यहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन दूसरे अगर हम बात करते हैं, जेम्स ड्रेवर है, ये कहते हैं जन्म से परिपक्वता तक जो परिवर्तन होते हैं, जन्म से लेकर केवल क्या है? परिपक्वावस्था यानी 20 की अवस्था इन्होंने हटा दी है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल विकास किसे कहा जाता है? यानी जन्म से लेकर, यानी अगर हम बात करते हैं जन्म से गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होता है। जन्म से लेकर बालक का जन्म, उससे लेकर जब तक वह परिपक्व नहीं हो पाता है, जब तक उसका अध्ययन होता है, वो कौन सा है? बाल विकास के अंदर आता है। और लोग की अगर बात करते हैं, यह प्रौढ़ावस्था की अवधारणा तक चलता है। और लोग क्या कहते हैं कि जिस प्रकार विकास और अभिवृद्धि होती है, विकास और कौन सी होती है? अभिवृद्धि होती है, उसी प्रकार बालक का जो विकास है उसका क्या लगातार चलता जाता है और जब तक वह प्रौढ़ावस्था तक और अग्रसर नहीं हो जाता तब तक उसकी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हर लोग को क्या है? प्रौढ़ावस्था के बारे तक अध्ययन करता है। इसके बाद कौन से आते हैं? क्रो एवं क्रो है। ये क्या कहते हैं कि बाल विकास है, क्रो एंड क्रो है। ये परिभाषाएं लगभग सेम है। मुख्यतः जो परिभाषा है वर्ग की मानी जाती है, अन्य मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो सेम सी मिलती जुलती है। तो इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, क्रो एंड क्रो है। तो क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं? गर्भावस्था से प्रारंभ होकर कोई जो बालक है उसके विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और किशोरावस्था तक चलती है। यानी केवल और केवल क्या है? ये गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। यानी इसमें एक प्रक्रिया जो होती है वो किशोरावस्था तक चलती है, परिपक्वावस्था जिन्होंने वर्णन नहीं किया है। तो 2 अवस्थाओं के बारे में कौन बताते हैं? क्रो एवं क्रो है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक आए थे, प्रोबेल है। प्रोबेल क्या कहते हैं? यह स्वयं विकासोन्मुखी प्रक्रिया यानी अपने आप होने वाली कोई अवस्थाएं नहीं बताते हैं। प्रोबेल क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार की कोई अवस्था नहीं होती है, ये एक स्वयं विकासोन्मुखी प्रक्रिया यानी अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं थी। सबसे अच्छी और सबसे मानी जाने वाली जो परिभाषा है वो कौन सी आती है? वर्ग की है। ये तीनों अवस्थाओं को शामिल कर बालक के विकास के अध्ययन की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, इसलिए वर्ग की परिभाषा सबसे सर्वमान्य मानी जाती है। अब एक आता है, एक तो टॉपिक है अभिवृद्धि, एक कौन सा आता है? बाल विकास। एक तो क्या है? अभिवृद्धि है। तो 2 पॉइंट है इसमें पूछे जाते हैं कि बालक का जो विकास होता है उसमें एक तो क्या है? विकास होता है, एक कौन सी होती है? अभिवृद्धि होती है। तो बाल विकास का पहला तो हमने देखा था, बाल विकास कहा किसे जाता है?
मनोविज्ञान की किस शाखा के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है? क्या भारत में सीधा डायरेक्ट रूप से क्या है बाल विकास के बारे में चर्चा की जाने लगी, या अपने से पहले किसी राष्ट्र में इनके बारे में पहले भी अध्ययन किया गया था? तो हमने ये देखा। अब हम चर्चा करते हैं अभिवृद्धि व विकास में अंतर है। अभिवृद्धि कहाँ किसे जाता है और विकास कहाँ किसे जाता है। तो अभिवृद्धि की अगर हम बात करते हैं, कोई भी हम देखेंगे, आप हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसके केवल जब बाहरी पक्ष में बदलाव दिखाई देता है, यानी शरीर की रूप, रंग, बनावट, आकार है। कई देखे हो, कई व्यक्ति दुबले होते हैं, कई पतले होते हैं, कई सुडौल होते हैं, कई हष्टपुष्ट होते हैं। तो उनकी केवल जो बाहरी बनावट होती है उसे क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि है। केवल बाहरी रूप से देखकर जिसके बारे में बताते हैं, शारीरिक पक्ष में देखकर बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि है। जबकि विकास की अगर बात करते हैं तो ये केवल शारीरिक पक्ष से नहीं होता, केवल शरीर के अंगों का विकास नहीं होता, संपूर्ण जो अंदर या बाहरी दोनों हैं उनका विकास होता है। आंतरिक भी होता है, बाहरी भी होता है। तो संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास है। इसके शारीरिक पक्ष में होने वाला यानी शरीर में जो बदलाव होते हैं वो किस प्रकार के? अभिवृद्धि कहा जाता है। और संपूर्ण पक्ष में होने वाले बदलाव क्या कहलाते हैं? विकास है। अभिवृद्धि एक पक्षीय है जबकि विकास बहुपक्षीय है। यानी अभिवृद्धि है शरीर के किसी एक अंग का विकास, जबकि विकास की अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण अंगों का विकास होता है। तो अभिवृद्धि किस प्रकार की है? अभिवृद्धि हमारी एक पक्षीय होती है, यानी एक ही पक्ष का जो क्या बदलाव होता है। जबकि विकास की अगर बात करते हैं तो इसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं। तो अभिवृद्धि एक पक्षीय है जबकि विकास के है बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि की अगर बात करते हैं तो इसमें संकुचित बदलाव होते हैं, यानी थोड़े से एक अंग में बदलाव हो रहा है तो संकुचित अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि विकास की अगर बात करते हैं तो व्यापक है, यानी संपूर्ण शरीर आंतरिक और बाह्य दोनों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसकी अगर बात करते हैं अभिवृद्धि है, यह बाह्य रूप से दिखाई देती है। अभिवृद्धि हो रही है, किसी के शरीर के अंग का विकास हो रहा है तो हमें बाहर से दिखाई देती है कि व्यक्ति क्या बढ़ रहा है, उसमें अभिवृद्धि हो रही है। जबकि विकास की अगर बात करते हैं तो यह आंतरिक होती है। अभिवृद्धि किस प्रकार की है? अभिवृद्धि केवल बाहरी रूप से दिखाई देती है, जबकि विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास जो प्रक्रिया है वह बाह्य है और बाह्य के साथ आंतरिक भी है। आंतरिक है, बाह्य। इसमें ज्यादा विकास की प्रक्रिया वो आंतरिक पर जोर देती है। आंतरिक समावेशन के आधार पर उसके सभी अंगों का विकास होता है, उसके साथ भी क्या बाह्य समावेशन भी देखने को मिलता है। तो अभिवृद्धि केवल बाह्य स्वरूप है, और अगर हम बात करते हैं विकास है वो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से होता है। अभिवृद्धि है यह कुछ समय बाद रुक जाती है, यानी एक उम्र होती है 16-18 वर्ष में क्या है, जो व्यक्ति को उसका कद होना उतना कद हो, उसके बाद उसमें विकास को बदलाव नहीं होते हैं। तो अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास के चलता रहता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास किस प्रकार की है? जीवन पर्यंत चलती रहती है, निरंतर एक प्रक्रिया है। गर्भावस्था है, शिशु अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, इस प्रकार के निरंतर चलती विकास जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो अभिवृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें केवल आकार बढ़ने से मतलब होता है। व्यक्ति का आकार बढ़ रहा है, उसका पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, उसका लंबाई बढ़ रही है, तो इसमें केवल और केवल के आकार बढ़ने से। अभिवृद्धि का मतलब क्या है? केवल आकार बढ़ने से होता है, जबकि विकास का अर्थ क्या है? सभी बदलावों से संबंध रखता है। विकास में क्या सारे अंग होंगे? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का शरीर बदलाव हो रहा है, उसमें शरीर के साथ क्या दिमाग भी बढ़ रहा है, तो सभी पक्षों से संबंधित होता है। अभिवृद्धि को सीधे नापा तोला जा सकता है। अभिवृद्धि कोई व्यक्ति है तो क्या हम उसे सीधे नाप तोल सकते हैं? अभिवृद्धि को सीधे नापा तोला जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं विकास का है, किसी व्यक्ति का विकास कितना है उसका सीधा मापन संभव नहीं है। तो अभिवृद्धि को सीधे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जबकि विकास का है उसे हम सीधे नाप तोल नहीं सकते हैं। तो अभिवृद्धि सीधे नापा तोला जा सकता है, विकास को नहीं है। इसकी अगर बात करते हैं ये परिमाणात्मक है और रचनात्मक है। अगर हम बात करते हैं अभिवृद्धि किस प्रकार की? परिमाणात्मक, क्योंकि इसे नाप तोल सकते हैं, तो किस प्रकार की? परिमाणात्मक है। और दूसरा अगर देखते हैं इसे मात्रात्मक भी कहा जाता है। परिमाणात्मक है, मात्रात्मक है, यानी किसी व्यक्ति में कितना बदलाव उसका परिमाण रख सकते हैं, मात्रा रख सकते हैं कि व्यक्ति के 2 किलो वजन बढ़ गया, तो परिमाणात्मक होते हैं, मात्रात्मक है। जबकि विकास की अगर बात करते हैं तो विकास जो है वो परिमाणात्मक और क्या है? गुणात्मक है। परिमाणात्मक और कौन सा आता है? गुणात्मक प्रक्रिया है। इसके बाद अभिवृद्धि की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार की रचनात्मक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें क्या व्यक्ति लगातार 16, 17, 18 वर्ष में क्या आगे की ओर बढ़ता है, तो ये रचनात्मक परिवर्तन है।
और अगर हम बात करते हैं विकास है वो रचनात्मक और किस प्रकार की विनाशात्मक है। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इसमें रचनात्मक भी होते हैं और कौन से होते हैं विकासात्मक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यह विवृत सूचक है। विवृत्ति किस प्रकार की है, विवृत सूचक है। और विकास की अगर बात करते हैं आंशिक सूचक है। विकास किस प्रकार का है, आंशिक सूचक है। तो ये अभिवृद्धि और विकास में क्या था, डिफरेंस था। तो हम इसमें देखते हैं कि हमने देखा था कि रचनात्मक परिवर्तन है, अभिवृद्धि किस प्रकार के हैं, रचनात्मक है, और विकास के हैं रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों। किस प्रकार रचनात्मक की अगर बात करते हैं तो अभिवृद्धि एक समय तक चलती है, एक समय तक चलती है और एक समय के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। यानी हम देखते हैं कोई जो बालक है, कोई व्यक्ति है, उसके शरीर के अंगों का विकास एक समय के अनुरूप 16, 17, 18, 20 वर्ष तक उसके शरीर के अंगों का विकास हो जाता है, उसके बाद में नहीं होता है। तो इस प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन यानी एक बात पक्ष के बाद यह रुक जाती है। जबकि विकास की अगर बात गर्भावस्था है, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इस प्रकार चलता जाता है। लेकिन एक एज ऐसी आ जाती है, एक समय अपने सामने ऐसा आ जाता है, व्यक्ति क्या बताता है रचनात्मक के साथ क्या है, वो जो रचना उसने की थी, जो उसने सोचना स्टार्ट किया था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वो एक समय के बाद क्या है रुक जाते हैं, विनाशात्मक यानी शरीर के अंगों का क्या है कार्य करना बंद कर देते हैं। अभिवृद्धि में केवल और केवल रचनात्मक बातें करते हैं। 18-20 में क्या अपने रचनात्मक बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ सपने होते हैं, हम ये करेंगे, भविष्य में इस प्रकार करेंगे। लेकिन जब अभिवृद्धि के बाद में जब किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद में व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है, तो इसमें क्या आते हैं विनाशात्मक चीजें आती हैं, उसके शरीर के अंग कार्य करना बंद होता है। एक समय के बाद में क्या है उसे किसी प्रकार का रोग लग जाता है, तो इसके साथ क्या है विनाशात्मक की ओर चलता है। हमने भी किसी बात को, किसी के बारे में सोचा कि ऐसे करेंगे, वे वो करेंगे, लेकिन एक समय होता है जैसे 3-4 साल 5 साल जो हमने क्या है जो खुशी परिवेश में थे, उसके बाद में एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि फिर अब तो क्या विनाशात्मक की ओर चलना है। अब तो क्या है हमारी एक उम्र हो गई है, हमने परिपक्वता को हासिल कर लिया, उसके बाद की जो उम्र होती है वो क्या है विनाशात्मक की ओर भी चलती है कि हाँ हम एक स्टेज पर आ गए हैं, इसके बाद हमने क्या है डलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है विनाशात्मक है, रचनात्मक है, और इसके साथ कौन से आते हैं विनाशात्मक है। अभिवृद्धि क्या है विवृत सूचक है, विवृत सूचक है, यानी अभिवृद्धि क्या आगे की ओर लेती है। और अगर हम बात करते हैं विकास की तो ये विवृत सूचक है, और दूसरा कौन सा हास्य सूचक है, यानी दोनों का समावेश इसमें देखने को मिलता है। तो अभिवृद्धि और विकास है, ये थोड़ा सा पॉइंट था। अभिवृद्धि किसे कहा जाता है, केवल शरीर के अंगों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। शरीर के आंतरिक बाहरी दोनों का समावेश होता है, शरीर का भी अंगों का भी विकास, और क्या है मन मस्तिष्क का भी क्या विकास होता है, उसे क्या कहते हैं विकास कहा जाता है। अभिवृद्धि की अगर बात करते हैं तो एक समय तक चलती है और ये संकुचित होती है, यानी थोड़े समय तक चलती है, बाद में रुक जाती है। जबकि अगर हम विकास की बात करते हैं तो ये व्यापक अर्थ में होती है, उम्र भर चलती रहती है, संकुचित नहीं होती है, एक समय के बाद यह रुकती नहीं है, नितांत रूप से आगे की ओर अग्रसर हो जाती है। इसमें व्यक्ति अपने भावनाओं को जिस प्रकार शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में उन्हीं के अनुरूप के वृद्धावस्था है और जो उसके आसन होते हैं उनके अनुरूप में कार्य कर सकता है। तो अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला बाह्य परिवर्तन है, और विकास के आंतरिक व बाह्य परिवर्तन दोनों का है और समावेश होता है। ये हास्य सूचक है, विवृत सूचक है, और अगर हम बात करते हैं ये विनाशात्मक की ओर बढ़ती है। विकास जो है वो किस प्रकार की रचनात्मक प्रक्रिया भी विकासात्मक प्रक्रिया। जैसे अपने कुछ अजीज दोस्त होते हैं, अजीज दोस्त हैं, वो एक समय परिस्थिति के साथ कॉलेज टाइम में कोई जो होता है कि हम उनके साथ पढ़े, वो जितने समय तक अपने साथ में रहते, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो क्या फिर अपना साथ छोड़ देते हैं। कोई कॉलेज प्रोफेसर बन गया, कोई बीटेक कर ली, वो इंजीनियरिंग में चला गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई किसी प्रकार से क्या है किसी ने अपना परिवेश बदल लिया। तो कई बार होता है कि छोटे बड़े लोग होते हैं, उनमें किसी प्रकार मित्रता हो जाती है, तो वो क्या उस समय तो सोचेंगे कि हमारा रचनात्मक रूप, यानी हम क्या है रचनात्मक की ओर, यानी उसमें तो केवल अभिवृद्धि के बारे में सोच रहे हैं, यानी हमारा अपना मित्रनिष्ठ। लेकिन एक समय बाद जब व्यक्ति दूसरे उस व्यक्ति को देखकर अपने आप को नीचा पाता है, यानी अपनी जो स्तर है वो नीचे पाता है, ठीक है, तो फिर वो क्या है विवृत किस में है, वो विनाशात्मक की ओर बढ़ता है कि ठीक है अपने इनके साथ कोई मेलजोल नहीं, ये बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े आदमी, इनका बहुत बड़ा परिवेश है, ठीक है, अपने तो एक समय के लिए आए थे, अब अपना समय खत्म हुआ, हम क्या है, और फिर व्यक्ति जो क्या है विनाशात्मक की ओर बढ़ता है। तो विकास किस प्रकार का रचनात्मक और विकासात्मक, रचनात्मक और क्या विनाशात्मक परिवर्तन है।
क्योंकि व्यक्ति जो रचनात्मक तरीके से सोचता है तब तक तो वो उनके साथ रहते हैं, जो मित्र है उनके साथ में रहते हैं कि हाँ अपना ही मित्र है, अपना ही अजीज है। लेकिन एक समय बाद जब ऐसे भाव इस प्रकार देखता है कि हाँ ये रचनात्मक नहीं है, ये अपना लेवल कहाँ, अपने तो इस लेवल के हैं, इनका लेवल इतना बड़ा है, अपने से बहुत ऊपर है ये लेवल, तो व्यक्ति अपने आप स्वयं रूप से क्या है विनाशात्मक तरीके से सोचने लगता है और देखता है कि इनके साथ अपना कोई मेलजोल नहीं है, बहुत बड़े है, बहुत बड़े स्तर के लोग हैं, अगर ठीक है तो इनके साथ हम नहीं रह सकते। तो ये कौन सा आता है बाल विकास में, ये कौन सा आता है विकास के अंदर आता है। और अभिवृद्धि में केवल और केवल के व्यक्ति रचनात्मक तरीके से सोचता है, हाँ अपना ही मित्र, अपने तरीके से अपना ही मित्र है और मैं जो कहूँगा वैसा होगा। लेकिन जब विकास की प्रक्रिया आती है तो उसमें वह दोनों स्तर पर सोचता है और उस स्तर को लेकर के है वह दोनों बातों को कंपेरिजन करता है और उनके बारे में देखता है। तो ये हमारा कौन सा था बाल विकास था, ये हमने स्टार्ट किया। इसमें थोड़ी सी लंबी नोट, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके बारे में आज बाकी इसके पार्ट है वो कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों।